मैं हूं सिकंदर, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी के वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने 2016 में सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड में 360 रैंक हासिल की। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने किस टाइप से पढ़ाई करके 360 रैंक हासिल की ऑल ओवर राजस्थान में, और रीट की तैयारी कैसे करें एसएसटी से। और उनको मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर वीरबान सर, आइए और अपनी रणनीति साझा करिए। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर सर। जैसा कि सिकंदर सर ने आपको बता ही दिया है कि सिकंदर सर काफ़ी समय से मेरे को बुला रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आ नहीं पाया था। तो आज समय निकाल कर मैं सिकंदर सर के चैनल पर आया हूँ। तो आज आपको मैं रीट की रणनीति के बारे में आपको मैं बताऊँगा, और जो मेरे सेकंड ग्रेड के जो अनुभव रहे हैं वो भी मैं आपको साथ में शेयर करता जाऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपको मैं बता दूं कि रीट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को देखते हुए आज से लगभग 100 दिन, मान के चलिए 100 दिन है। तो 100 दिन में आपकी कैसे रणनीति रहनी चाहिए, कैसे आप तैयारी करें कि आप मेरिट में नंबर बना सको, और कैसे पढ़ें आप, और कौन सी किताबें पढ़ें, और ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम सिलेबस, जैसे कि आपको पता है कोई भी भर्ती हो, पाठ्यक्रम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी भर्ती हो, इंडिया हो राजस्थान हो, तो रीट का आपको पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के प्रत्येक खंड पर आपकी पकड़ मौजूद होनी चाहिए, और प्रत्येक खंड आपको पता होना चाहिए कि आप उस खंड में क्या क्या है। बच्चों को रियल ये बात है कि बच्चों को सिलेबस के बारे में भी पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या है, और वो अंधाधुंध पढ़ते रहते हैं गाइडों से। और ये गाइड से नहीं, मार्केट में हर प्रकार की गाइड उनके पास मिल जाएगी और उन गाइड से वो पढ़ेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है, मैंने सेकंड ग्रेड में सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पढ़ाई की, सिलेबस से बाहर एक भी पॉइंट नहीं पढ़ा मैंने। तो आप लोगों को क्या करना है कि सिलेबस को अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका देना है, और उस सिलेबस के ही हिसाब से ही आपको पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस में टॉपिक ज़्यादा है तो समय कम रहा है, तो सिलेबस के हिसाब से ही अपनी तैयारी को धार दें, और इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ें। और प्रत्येक खंड आपको याद होना चाहिए, और प्रत्येक खंड का अंक बार भी आपको याद होना चाहिए। भाई इस खंड में कितना अंक बार है, उसी हिसाब से आप तैयारी करें। जिसको कम है उसको कम, जिसको ज़्यादा अंक बार है उसको ज़्यादा तैयारी करें। पाठ्यक्रम के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ें। और पाठ्यक्रम के बाद में हम जो दूसरा टॉपिक लेते हैं वो है मानक किताबें। मानक किताबें, पाठ्यक्रम आपको याद हो गया। पाठ्यक्रम के बाद में आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम के खंड के अनुसार आपको मानक किताब लानी है, और उसी मानक किताबों को आधार बनाकर आपको 25 अप्रैल तक उसी गाइड को बार बार रिवीजन करना है, ना कि बीच में आप कोई अदर गाइड लेके आ जाओ। अभी जैसे मैं मानता हूँ कि 100 दिन है एग्ज़ाम के, तो अभी आप जो गाइड ला रहे हो उनको ही आप 25 अप्रैल तक बार बार पढ़े। अभी आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अभी मेरे को जो गाइड में पढ़ रहा हूँ वही गाइड मैं 25 अप्रैल तक पढ़ूँ, बीच में कोई नई गाइड नहीं लूँ। क्योंकि इससे मेरा जहाँ तक अनुभव है ये है कि आप बीच में भ्रमित हो जाओगे, और आप जो स्कोर कर पा रहे हो वो इतना स्कोर नहीं कर पाओगे अलग अलग गाइड पढ़ने से। तो मानक किताबें, लैंग्वेज जैसा कि विदित है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 एक गाइड लेके आ जाइए मार्केट में जो आपको अच्छी लगे। और साइकोलॉजी जो आपको बेस्ट लगे वो लेके आ जाइए। और सामाजिक विज्ञान वाले प्लस साइंस मैथ वाले और BSTC वाले L1 वाले, सबकी मार्केट में गाइड उपलब्ध है। जो आपको उचित लगे, जो आपको इजी लगे, सरल भाषा लगे, वो किताब आप लेके आइए, और उसी किताब को आधार बनाकर आपको 25 अप्रैल तक उसको कम से कम 5 से 6 बार उसको बार बार पढ़ना है, जिससे कि आपकी समझ विकसित हो जाएगी। और उसको पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ना है, मानक किताबें लाके। हाँ, इससे पहले जो आपकी तैयारी हो रखी है उनको भी आपको आधार बनाए रखना है। भाई जो भी पहले आज तक जो आपने पढ़ा है, जो भी नोट्स पढ़ा है आपने, उनको आपको आधार बनाकर इन किताबों को अभी से पढ़ना है, चालू करना है। पाठ्यक्रम होने के बाद मानक किताब हो गई। मानक किताबों के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो है पुराने पेपर।
मैं मानता हूँ कि जो मेरे सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा, उनमें पुराने पेपर और टेस्ट सीरीज इनका रहा है। तो पुराने पेपर में का कैसे रोल रहा है वो मैं आपको बताऊँ कि आपको जो भी मार्केट में पुराने पेपर अवेलेबल है रीट के, उनको लाना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पर्सन की प्रकृति क्या है और किस टॉपिक से कौन किस प्रकार का पर्सन बन रहा है। तो आगे आप सावधान हो जाए कि इस टॉपिक से ये पर्सन आ गया है, तो अब आगे एग्जाम में जो 25 अप्रैल को होगा उसमें किस प्रकार का पर्सन आएगा। पुराने पेपर में जैसा कि आपको अभी तक जो भी थर्ड ग्रेड एग्जाम हुए रीट के, वो एक साथ लेके आ जाना है। थर्ड ग्रेड के अलावा जो भी यूपी, एमपी, हरियाणा, अदर स्टेट के जो भी टेट एग्जाम होते हैं, उन एग्ज़ाम के भी पेपर लेके आ जाना है और उनको मिलान करना है बार बार। और एग्ज़ाम से पहले उनको एक साथ मिलान करके आपको जाना है। इससे मैं कह सकता हूँ कि आपको पर्सन की समझ के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और जो आप गाइडों से पढ़ोगे वो आपको क्वेश्चन के आधार पर अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो पुराने पेपर आप लेके आ जाएं। पुराने पेपरों में जैसे मैं मेरी बताऊँ सेकेंड ग्रेड में मैंने क्या किया था कि उत्कर्ष कोचिंग है, उसके मैंने जितने भी पुराने पेपर थे, जितने भी उन्होंने अवेलेबल कराए, मैंने कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन किसी दोस्त के माध्यम से मैं पर्सन लेकर आया था पुराने पेपरों के। उन पुराने पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाया। तो आपको क्या करना है, पुराने पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना। सेकंड ग्रेड में मैंने क्या किया था, फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है उनमें मैंने जो पनोरमा की गाइड थी, उनके जो पीछे वाले पर्सन थे थोड़ा हार्ड पढ़ते हो, क्योंकि उन आज तक जो भी एग्जाम आ रखे थे वो सब उसमें थे, तो वो मैंने मिलाया था। तो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा ये मिला कि सेम टू सेम पर्सन उठकर भी आगे थे। पुराने पेपरों के बाद में चौथा पॉइंट, अंक बार के अनुसार अध्ययन करें। पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है, और वो स्मार्ट तरीका जो काम में लेता है उसका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि अंक बार के अनुसार अध्ययन करना है। सिलेबस आपके सामने, किताबें आपके सामने, सिलेबस में देखना है कि कौन सी यूनिट ज़्यादा अंक की है और कौन सी यूनिट ईजी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने सेकंड ग्रेड में क्या किया, जो सामाजिक में लगभग 8 या 9 खंड है सामाजिक में सेकंड ग्रेड में, उन खंडों में मैंने क्या किया, उन पर ज़्यादा फोकस किया जो जिनमें सिलेबस कम है और अंक बार ज़्यादा है, जैसे कि समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, शिक्षण विद्या। इनको मैंने सोच लिया कि इनमें 90 से 95% में स्कोर करूँगा, और मैंने किया था। तो आपको भी यही करना है रिट में कि अंक बार के अनुसार अध्ययन करना है। अंक बार के अनुसार में जैसे कि शिक्षण विद्या, मनोविज्ञान, शिक्षण विद्या, आप कोई अच्छी से गाइड लेके आ जाइए शिक्षण विद्या की, क्योंकि आपको लैंग्वेज 1, 2 और आपका जो सब्जेक्ट, इनमें शिक्षण विद्या तीनों में मिलेगी आपको। तो शिक्षण विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक पर्सन आते हैं और ओल्ड के जो भी पर्सन है वो उठ के वापस आ जाते हैं। शिक्षण विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा मिलान करें। उसके बाद में मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान में आपको क्या करना है कि पुराने पेपर ज़्यादा से मिलाने हैं। मनोविज्ञान में भी जैसे 30% आएंगे आपके मनोविज्ञान में, तो मैं मानता हूँ कि लगभग 15-16% तो आपके जो पुराने पेपरों में आ रखे वो ही आएंगे, पक्का है। और 5 से 6% आएंगे वही पर्सन, लेकिन उसको घुमा के दे देंगे थोड़ा सा। और जो बाकी बच्चे पर्सन है 8-9%, वो पर्सन थोड़ा नए बनाएंगे। ज़्यादा पर नया पर्सन बनने की संभावना नहीं रहती है मनोविज्ञान में। थोड़ा सा मतलब अपनी विश्लेषण क्षमता के आधार पर वो पर्सन देंगे, जिसमें जो जितनी समझ होगी इस मनोविज्ञान की वो उसको राइट कर देगा। तो मनोविज्ञान में मैंने सेकंड ग्रेड में क्या किया था कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप की किताब थी, तो उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ा था। मतलब कि उसमें इंडिया के जो भी टेट एग्ज़ाम थे, हरियाणा, एमपी, यूपी के और राजस्थान के जो भी सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के जो भी एग्ज़ाम थे, उनमें जो मनोविज्ञान के जो पर्सन आ रखे थे उनका सब एक जगह
जो एक जगह था वो सब, तो उनको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ा। तो मनोविज्ञान में मेरे को ये फ़ायदा मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन मैंने अटेंड कर लिए थे। तो आपको भी यही करना है, जो भी एग्ज़ाम आ गए उनको पढ़ना है और एक गाइड का आधार बनाते हुए। पांचवा पॉइंट है कि आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज। सब तैयारी होने के बाद आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को परखने के लिए, अपना मूल्यांकन करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलानी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि ये पूरा तभी आपका मायने रखेगा जब आप टेस्ट सीरीज मिलाओगे। लोग डरते हैं टेस्ट सीरीज मिलाने से, मेरा स्कोर कम हो जाएगा, मेरा मनोबल गिर जाएगा। क्योंकि वास्तविकता ये है कि आपके टेस्ट सीरीज में जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने ही मार्क्स आपके 25 अप्रैल को होने वाले एग्जाम में ही आएंगे। तो आप बेफिक्र रहें, टेस्ट सीरीज मिलाएं, जो भी आप गलतियाँ करें उनको सुधारें। अभी समय है आपके पास, जो भी आप गलती करें उनको सुधारें। अगर आप डरोगे टेस्ट सीरीज मिलाने से तो मैं मानता हूँ कि आप एग्जाम हॉल में भी डरोगे। मैं क्या करता था कि क्रॉनिकल नाम से एक कोई गाइड है, उनकी मैं टेस्ट सीरीज लाया था और मेरे को लग गया था कि मेरी तैयारी अब हो गई है। तब मैं रोज़ की एक टेस्ट सीरीज मिलाता था और उस टेस्ट सीरीज में जो मैं क्या कमी रख रहा हूँ, कौन से पर्सन मैं गलत कर रहा हूँ, सरल पर्सन कौन से मैं गलत कर रहा हूँ, उन सब का मैं मूल्यांकन करता था और फिर उसके हिसाब से वापस अध्ययन करता था। और कौन से टॉपिक से कौन सा पर्सन उठ के आया उसका भी मैं अध्ययन करता था और क्या मेरा स्कोर रह रहा है उसका भी मैं मूल्यांकन करता था, क्योंकि वही स्कोर आपके एग्जाम में रहने वाला है टेस्ट सीरीज। और जितना जो एग्जाम हॉल में जो परीक्षा होती है उसी हिसाब से मैं टेस्ट सीरीज घर पर बैठ के मिलाता था। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं। टेस्ट सीरीज के बाद में हम आते हैं ग्रुप स्टडी। सबका अलग अलग होता है कि सर हम अकेले भी पढ़ सकते हैं, कोई ग्रुप में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं सेकेंड ईयर की तैयारी मैंने ग्रुप में रह के की थी। हम 3 मित्र थे तो हम ग्रुप में रह के तैयारी करते थे। तो ग्रुप में तैयारी करने का मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि हमें जो टॉपिक समझ में नहीं आता था वो मैं उन दोस्तों के साथ चर्चा करता था और वो टॉपिक वही क्लियर हो जाता था, और उनको जो समझ में नहीं आता था वो मेरे से चर्चा करते थे। तो हम लोग ये टारगेट करते थे कि दिन में कम से कम 5 या 10% ऐसे हम डिस्कस करते थे जो हार्ड थे, और वो पर्सन एग्ज़ाम में अगर आ गया तो हम उसको 100% चांस था कि हम राइट करेंगे। तो आपको ग्रुप स्टडी का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है वो आप डिस्कशन करके समझ सकते हो। तो हो सके तो आप ग्रुप स्टडी करें, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो ग्रुप स्टडी नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ वो क्या करें कि आपके जो भी मित्र लोग हैं जो भी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उनसे संपर्क में रहें और उनसे बात करते रहें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हो। ये कर सकते हो आप। ग्रुप तैयारी के बाद में आती है अन्य बातें। अन्य बातें में क्या है, अब अन्य बातें वैसे देखें तो खूब सारे अन्य बातें हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको 4-5 उन बातों का ज्ञान रखना है जिससे कि आपकी ये तैयारी प्रभावित नहीं हो। सबसे पहले सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग ज़्यादा ही एक्टिव है सोशल मीडिया पर। तो मैं मानता हूँ कि जो सीरियस जो बंदा तैयारी कर रहा है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है कि सोशल मीडिया को 25 अप्रैल तक अभी साइड में रख देना है। हाँ, आपको लगे कि मैं सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं हो रहा तो आप तैयारी कर सकते हो साथ में रह के, लेकिन आपको अगर लत ज़्यादा ही लग गई है सोशल मीडिया की तो आप उसको साइड में करके आप अध्ययन करें। क्योंकि आप 100 दिन अगर सोशल मीडिया से दूर हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपके फ्रेंड लोग हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपके सर्कल है, वो 100 दिन कहीं नहीं जाने वाला। 100 दिन बाद में भी आपको वापस वही मिल जाएंगे। सोशल मीडिया से दूर रहे, ये सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरा है पॉजिटिव। पॉजिटिव रहे हमेशा, नकारात्मक लोगों से दूर रहे। काफ़ी नकारात्मक लोग अभी आपको मिल जाएंगे कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को नहीं होगा, शिक्षा मंत्री नहीं करा पाएंगे एग्ज़ाम, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं करा पाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहे। आप ओनली फॉर 25 अप्रैल को फोकस करें कि एग्ज़ाम होगा और मेरा सिलेक्शन कराना है तो मुझे अभी से तैयारी करनी है और सकारात्मक
मानसिकता रखते हुए मेरे को तैयारी करनी है। सोशल मीडिया हो गया, पॉजिटिव हो गया, और आत्मविश्वास। सबसे ज़रूरी मैं मानता हूँ आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में आत्मविश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, मैं टीचर बन सकता हूँ, तो आप बन सकते हो। अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात है। और आत्मविश्वास मैं मानता हूँ तब आएगा जब आप लोग ये तैयारी अच्छे से करोगे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आप में आ जाएगा। तो आप लोग अच्छी तैयारी करें, पुराने पेपर मिलाएं, टेस्ट सीरीज बार बार मिलाएं, मानक किताबें पढ़ें, तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा बना रहेगा। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, तो आप किसी अच्छे दोस्त से बात करिए जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई अच्छे गुरु है उनसे बात करिए जो आपको सलाह दे सके, जिससे कि आप डिमोटिवेट नहीं हो। अगला जो पॉइंट है वो मैं मानता हूँ कि आपका स्वास्थ्य का विशेष रूप से ज्ञान रखें। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ज्ञान रखें, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में मैंने देख लिया था कि हम जो तीन दोस्त जो तैयारी करते थे, उनमें एक मित्र थे, उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी थी, मेरे से भी अच्छी तैयारी थी उनका, और मेरे को भी विश्वास था कि इनकी अच्छी रैंक आएगी। लेकिन किस्मत से ऐसा हुआ कि उनके एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। अब पता नहीं उन्होंने एग्ज़ाम का बर्डन ज़्यादा ले लिया या कुछ और रीज़न हो गया, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो उनको हम लोगों ने काफ़ी मैनेज करके उनको एग्ज़ाम दिलाया, और वो मेरे को भी दुख हुआ कि वो 5 या 6 नंबर से रह गए थे एग्ज़ाम से। तो आप लोग ये ज्ञान रखें कि अभी कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है, तो आना जाना बंद कर दें और ओनली फॉर अभी पढ़ाई पे ज्ञान दें, और अपना स्वास्थ्य को विशेष रूप से ज्ञान दें। पर्याप्त नींद लें, आप पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करें और नींद के टाइम नींद लें। आप ये सब बातें आप फॉलो करें, तो मैं मानता हूँ कि आप आने वाले जो 25 अप्रैल है उनमें अपना मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाओगे। एक बार वापस मैं रिवीजन कर देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। पाठ्यक्रम, सबसे पहला पाठ्यक्रम आपके टेबल पर होना चाहिए। मानक किताबें लेकर आए मार्केट से, अभी जो किताब लाए उन्हीं का आधार बनाए, जो भी लानी है अभी लेके आ जाए आप, 100 दिन है अभी पास। मानक किताबें के बाद में आपको पुराने पेपर मिलाने, एक बार पढ़ लो अच्छे से। पढ़ने के साथ साथ पुराने पेपर भी मिलाते रहे आप। पुराने पेपर के बाद में आपको अंकवार के अनुसार अध्ययन करें। केवल आपको कंटिन्यू पढ़ना ही नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी है कि कौन से खंड से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं वो मिलाते रहे, इससे कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा बन पाएगा। टेस्ट सीरीज मिलाते रहे, मार्केट में काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेकर आ जाए और उनका मिलान करें। और अगर आप कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी मिलाते रहे। लेकिन मूल्यांकन करता रहे आप कि कौन सा मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, कौन सा सही कर रहा हूँ। और ग्रुप स्टडी सबकी अलग अलग बात है। आप अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आप अपने सर्किल को ऐसा रखें कि आप डिमोटिवेट नहीं हो। और अन्य बातें में जो से मैंने बता ही दिया, सोशल मीडिया सबसे बड़ा दुश्मन है अभी, तो सोशल मीडिया से आप दूर रहें और पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलते रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और आत्मविश्वास करता रहे, अपने आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास ही सबसे जरूरी है, और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ज्ञान रखें। यह बात आप फॉलो करें तो मैं मानता हूँ कि आपको जो 25 अप्रैल को होने वाले एग्जाम है उनमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। और जो भी इंक्वायरी है, जो भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हो सके तो मैं उसका जवाब दूंगा। और एक विशेष सूचना ये है कि अगर आपको जो SST है, SST में अगर आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले समय में उस टॉपिक पर विशेष रूप से उस टॉपिक पर कोई क्लास लेके आऊँ जो आपके फ़ायदेमंद हो। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि SST में कोई टॉपिक है वो आपके समझ में नहीं आया है। बाकी और सभी बातों का ज्ञान रखें, और शुभकामनाओं के साथ मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।